मूवी के पहली सीन में एक एडवर्टाइजिंग दिखाया जाता है और इस एडवर्टाइजिंग के हिसाब से एवन नाम की कंपनी ने इस दुनिया में सदी का बेहतरीन इन्वेंशन किया होता है जिसे टाइम डोनेशन कहा जाता है, जिसके जरिए एक सामान्य इंसान की उम्र को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब संगवारी हो, एवन कंपनी के हिसाब से जिस व्यक्ति को अपना उम्र घटाना है या जवान होना है या कहे जाए तो इस इन्वेंशन के जरिए उन्हें लाभ उठाना है तो वह व्यक्ति रेसिपिएंट मतलब प्राप्तकर्ता कहलाएगा, और जो व्यक्ति अपना अमूल्य समय डोनेट करेगा वह डोनर दाता कहलाएगा, और जो व्यक्ति एवन कंपनी से लाभ उठा चुका है या फिर एवन कंपनी के जरिए अपना उम्र घटा चुका है वह क्रोनो रेसिपिएंट कहलाएगा। अब अगर किसी व्यक्ति को एवन कंपनी के हिसाब से जवान होना है तो उसे पहले नियम के हिसाब से वह काफी ज्यादा अमीर होना चाहिए, मतलब उसके पास खूब सारा पैसा होना चाहिए। फिर कंपनी उस व्यक्ति के लिए मिलता जुलता डीएनए वाला व्यक्ति डोनर ढूंढेगा जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए, और इस काम के लिए एक टाइम डोनेशन मैनेजर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम मैक्स होता है। यह इस मूवी की मुख्य हीरो है। वह डोनर डेनिस बोंजा के पास उनकी अमूल्य 15 साल समय की डील के लिए आया होता है, मगर लड़का बोंजा के हिसाब से 15 साल काफी ज्यादा है। अब आप ही सोचो ना, बोंजा की उम्र अभी 18 साल की है और 15 साल डोनेट कर देता है तो उसका उम्र बढ़कर पूरे 32 साल का हो जाएगा, इसलिए वो मना करना चाहता है। मगर मैक्स अपने काम को कई सालों से कर रहा है तो उन्हें सालों का एक्सपीरियंस है, मतलब वो डोनर को कन्विंस करने के मामले में मजे हुए खिलाड़ी होता है। वह डेनिस बोंजा से कहता है, सोचो बोंजा, आप अपने 15 साल में क्या कर सकते हो? घिसे पीटे कामों के अलावा कुछ भी नहीं। तुम 15 सालों तक जैसे हो वैसे ही रहोगे। हाँ, अगर तुम अपने जीवन का 15 साल डोनेट कर देते हो तो तुम्हें पूरे 7 लाख यूरोस मतलब रुपए के हिसाब से पूरे 6 करोड़ 24 लाख रुपए मिलेंगे। इससे तुम इस झोपड़पट्टी से निकलकर खूबसूरत शहर में शिफ्ट हो सकते हो। तुम्हारे लिए लग्जरी अपार्टमेंट खरीद सकते हो, अच्छी जॉब पा सकते हो, तुम्हारे माता पिता की इच्छाएं पूरी कर सकते हो और भी बहुत कुछ जो तुम कर सकते हो। और अपने सुनहरे भविष्य को देखकर बोंजा 15 साल टाइम डोनेशन के लिए मान जाता है। फिर मैक्स डेनिस बोंजा के यहाँ से निकलता है और हम इस दृश्य के हिसाब से दो जिंदगी को देखते हैं। पहला झोपड़पट्टी जो कि गरीबों का बस्ती होता है, जहाँ भीड़ होता है, गंदगी होता है, जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ शहर को दिखाया जाता है जहाँ साफ सुथरी सड़कें, बिल्डिंगे, हंसते खिलते लोग और शांत माहौल होता है। और चलते चलते मैक्स अपने कंपनी एवन कंपनी बर्लिन में आ जाता है जहाँ इस कंपनी के सीईओ की स्पीच होती है। मैक्स को इस साल टाइम डोनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। मैक्स अपने पूरे कार्यकाल में 276 सालों की बेहतरीन टाइम डोनेशन का सौदेबाजी किया होता है। तभी टाइम डोनेशन की मास्टरमाइंड एवन कंपनी की सीईओ सोफी थायसन आती है। वह स्पीच में कहती है कि नोबेल प्राइज विनर फ्रेडरिक सॉगर, फिदो कार्लो, नेल्सन मंडेला, मैरी क्यूरी की काफी कम उम्र में मौत के कारण हम काफी दुखी हैं। सोचो अगर वह लोग इस वक्त जिंदा होता तो टाइम डोनेशन के जरिए उनकी उम्र को हम 120 साल 150 सालों तक बढ़ा सकते थे, जिसके जरिए वो अपने जिंदगी में और भी बहुत कुछ समाज के लिए इन्वेंशन कर पाती। इसीलिए वह अपनी बड़ी बेटी लूसी थायसन, जिसकी 10 साल की उम्र में गंभीर बीमारी के चलते मौत हो गई थी, के नाम पर एक फाउंडेशन खोलती है, लूसी थायसन फाउंडेशन। इसके तहत हर नोबेल प्राइज विनर को रेसिपिएंट के लिस्ट में ऐड किया जाएगा। मतलब दोस्तों, नोबेल प्राइज विनर की उम्र को बढ़ाने के लिए एक डोनर खोजेगा और डोनर मिलने पर उनकी उम्र को बढ़ा दिया जाएगा। और इस फाउंडेशन के जरिए कंपनी 15 नोबेल प्राइज विनर को लाभ दे चुका होता है। मगर संगवारी हो, किसी भी कार्य हो या फिर कोई भी कंपनी, उसके विरुद्ध कोई न कोई संगठन तो होता है। तो ठीक इसी प्रकार से एवन कंपनी के खिलाफ भी एडम ग्रुप नाम के संगठन उसके खिलाफ होता है, जिसकी लीडर लिलिथ होती है। उन्हीं की मेजबानी में क्रोनो क्लिनिक बर्लिन के नाव में अभी टाइम डोनेशन के माध्यम से लाभ उठाए 15 नोबेल प्राइज विनर जान ले लेती है। इसी कारण संगठन लीडर लिलिथ इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में टॉप पर आ गई होती है। संगठन लीडर लिलिथ का मानना होता है कि इस तरह के टाइम डोनेशन प्रोग्राम से सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा होगा जिसके पास पैसा है। इसके जरिए से कई गैर कानूनी क्लिनिक भी खुलेंगे जहां गरीबों की उम्र को जोर जबरदस्ती छीना जाएगा। अतः जो कोई भी लोग इस टाइम डोनेशन प्रोग्राम के जरिए लाभ उठाएगा, वो चाहे नोबेल प्राइज विनर ही क्यों ना हो, वो हमारे हाथों मारा जाएगा। फिर हमें इस मूवी की दूसरी मुख्य किरदार हीरोइन इलेना को दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर होती है। वह अपने हस्बैंड मैक्स के साथ लग्जरी अपार्टमेंट काफी महंगे किस्त में लिया होता है, जिसकी मूल्य 2.5 लाख यूरोस मतलब रुपए में 2 करोड़ 22,84,122 रुपए होता है। इसके बावजूद भी मैक्स का सपना होता है कि वह खूबसूरत लेक के किनारे एक और लोन के बेसिस पर अपार्टमेंट खरीदना चाहता है, जिसके लिए वह इलेना से कहती है कि तुम्हारा पहचान तो बैंक कंसल्टेंट के साथ काफी अच्छा है, तो तुम उससे एक और लोन के लिए बात क्यों नहीं करती। जिस पर इलेना कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, अभी इसी अपार्टमेंट का पूरा लोन बचा है और तुम एक और अपार्टमेंट की बात कर रहे हो। और वह बड़ी ही रोमांटिक अंदाज में बोलती हैं, इससे पहले तो हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। फिर उन दोनों के बीच
never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. फिर इलिना मैक्स के साथ अपनी मम्मी के यहाँ जाती है, जहाँ अपनी मम्मी के लिए सुपरमार्केट से सब्जियां लाई होती हैं। इलिना के पापा एवन कंपनी के खिलाफ होता है। वह मैक्स से टोन मारते हुए पूछते हैं कि मैक्स, अगर मुझे फिर से 20 की उम्र में जीना है तो मुझे क्या करना होगा? जिसके जवाब में मैक्स कहते हैं कि बिल्कुल, आप पहले एवन कंपनी में अपना DNA टेस्ट करवाएं, फिर कंपनी आपके लिए मैचिंग डोनर ढूंढेगा। फिर इलिना के पापा मैक्स को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि और इसके लिए पैसे कितने लगेंगे? उतना जितना मैं पूरे जिंदगी में नहीं कमा सकता, और ईमानदारी से तो बिल्कुल भी नहीं। और इस कहा सुनने के बाद मैक्स अपने घर के लिए निकल जाता है। और घर पहुंचने पर वह देखता है कि उनका अपार्टमेंट ढकती हुई आग के लपटों में झुलस रहा होता है। मैक्स अपने अपार्टमेंट को जलते देख अपनी वाइफ को दिलासा देती है कि कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी वाले देख लेंगे। फिर इंश्योरेंस कंपनी की लेडी कहती है फायर ब्रिगेड के इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि यह आग किसी वायरिंग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी है, बल्कि यह आग एक मोमबत्ती से लगी है जो कि लापरवाही है, और इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी उस लापरवाही की भरपाई नहीं करती। इंश्योरेंस लेडी बताती है कि आपकी अपार्टमेंट पूरी तरह से जल चुकी है, तो लोन कंपनी आपकी अपार्टमेंट के बेसिस पर अपनी पैसों की वसूली नहीं कर पाएगा, और आपने अपार्टमेंट के साथ साथ अपनी उम्र को भी गिरवी रखी हुई थी, तो कंपनी आपकी उम्र को बेचकर अपने पैसों की वसूली करेगी। और यह बात मैक्स को पता नहीं होता। फिर मैक्स कहते हैं कि मैं भी एक डोनर हूँ, पहले भी मैंने अपना टाइम डोनेशन कर चुका हूँ। जिसके जवाब में इंश्योरेंस लेडी बताती है कि अभी अभी आपके रेसिपिएंट का बाइक एक्सीडेंट से मौत हो गया है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है इलिना। और जितना लोन बचा है उसके हिसाब से इलिना को अपनी उम्र के 38 साल डोनेट करना पड़ेगा। मतलब इलिना की उम्र अभी 30 साल की है, तो डोनेट करने पर वह पूरे 68 साल की हो जाएगी। और यह बात जानने के बाद इलिना की तो सांसें थम जाती हैं। इलिना घर जा रही होती है कि तभी कोर्ट के अनुसार इलिना और मैक्स अपने सिचुएशन के हिसाब से देश छोड़कर भाग सकती हैं। इसीलिए पुलिस इलिना को पुलिस कस्टडी में ले लेती है। मैक्स अपने इस बुरी किस्मत से निपटने के लिए एवन कंपनी में CEO सोफी थायसन से मदद की भीख मांगता है, जहाँ सोफी थायसन मदद की दिलासा देती हुई वहाँ से चली जाती है। मैक्स को सोफी थायसन के द्वारा मदद का इंतजार करते करते पूरे 2 हफ्ते गुजर गए होते हैं, मगर थायसन की तरफ से अभी तक कुछ भी मदद नहीं मिली होती। उसके बाद मैक्स अपने वकील के साथ अपने वाइफ इलिना से मिलने आया होता है, मगर काउंटर ऑफिसर का कहना होता है कि 2 घंटे बाद उनका डोनेशन है, और कानूनी मामले में ऑपरेशन के वक्त उनसे कोई नहीं मिल सकता, इसलिए वह उनसे मिलने नहीं देते। जिस पर मैक्स भड़क जाता है और वह दरवाजे को खुले देखकर अपने वाइफ से मिलने के लिए बिना परमिशन के उनके तरफ दौड़ने लगता है, मगर बीच में ही सिक्योरिटी गार्ड के जरिए उन्हें दबोच लिया जाता है। और मैक्स का किस्मत थोड़ा सा अच्छा होता है, उनको सिक्योरिटी गार्ड के हाथों से मार खाने से पहले ही उनका वकील उन्हें बचा लेती है। फिर पूरे 2 घंटे बाद इलिना का 38 साल के लिए कानूनी ऑफिसर के सामने में उनका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद मैक्स अपनी वाइफ के साथ एक छोटी सी अपार्टमेंट में पनाह लेती हैं, और ऑपरेशन के चलते इलिना धीरे धीरे बूढ़ी होने लगती है। तभी मैक्स को CEO सोफी थायसन की तरफ से एक मैसेज आई होती है, जिसके लिए वह एवन कंपनी में एरिका से मिलती है, जहां एरिका बताती है कि कांग्रेचुलेशन मैक्स, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, अब तुम्हें सैलरी पर हर महीने एक्स्ट्रा 1000 यूरोस मिलेगा, और साल के बोनस पर 37,000 यूरोस भी। मगर मैक्स को इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं होता। उन्हें तो लग रहा होता है कि शायद सोफी थायसन उनके 2.5 लाख यूरो और उनकी वाइफ की मदद के लिए मैसेज किया होगा। तभी मैक्स को अचानक सोफी थायसन दिखती है। वह उनके पास दौड़ते हुए जाता है और पूछता है कि मिस थायसन, आपने हमारी मदद करने के लिए कही थी, उसका क्या हुआ? मगर थायसन गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और यह बात सुनकर मैक्स को बहुत बुरा लगता है। तभी मैक्स उनके शक्ल को देखता है जहाँ मिस थायसन जवान हो रही होती है। इससे उन्हें पता चलता है कि सोफी थायसन के लिए मैक्स को उनकी वाइफ इलिना का टाइम डोनेशन मैनेजर बनाया होता है। मतलब यहाँ देखने पर मैक्स को पता चल जाता है कि सोफी थायसन ही है जो इलिना का पूरे 38 साल को लिया है। ऑपरेशन के बाद डोनर हो या फिर रेसिपिएंट, रिजल्ट आने में पूरे 2 से 3 दिन लग जाता है। तो ऐसे ही इलिना का ऑपरेशन हुए पूरे 2 से 3 दिन हो गया होता है, जिसके कारण वह अब पूरी तरह से बूढ़ी हो गई होती है। और इलिना का बुढ़ापा के चलते ही उनका मिसकैरेज हो जाता है, और इस डिप्रेशन में वह मन बहलाने के लिए मैक्स के साथ अपनी मम्मी पापा के यहाँ चली जाती है, जहाँ इलिना के अधेड़ उम्र को देखकर उनकी मम्मी पापा भी रोने लग जाती है। और मैक्स को भी ये सब देखकर काफी बुरा लगता है। वह ठान लेता है कि अब कैसी भी करके इलिना की उम्र
उम्र को पहले जैसे करके ही रहूंगा। वह इलिना को दिलासा देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैक्स एक छोटी बच्ची से मिलती है जो कि ड्रग्स बेचती है। उन्हें पता होता है कि यह बच्ची भी टाइम डोनेशन के जरिए अपनी उम्र को कम करवाई होती है, मगर एवोन कंपनी से नहीं। फिर मैक्स उस बच्ची से गैर कानूनी क्लिनिक की पता हासिल करता है और 30,000 यूरो में इलिना के टाइम डोनेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है। तभी फर्जी क्लिनिक डॉक्टर बर्ग की तरफ से मैक्स को जानकारी मिलती है कि एक हफ्ते के बाद इलिना का अपॉइंटमेंट है और जर्मनी से लिथुआनिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वह किसी भी अनऑथराइज्ड नंबर से कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद क्लिनिक की तरफ से एक लोकेशन दिया जाएगा जो कि सिर्फ 6 घंटों के लिए वैलिड रहेगा और उस 6 घंटों में नहीं पहुंच पाया तो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। मैक्स जर्मनी से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए नकली पासपोर्ट बनाता है, ब्लैक में गन खरीदता है और मिस थाइसन का पीछा करना चालू करता है। मिस थाइसन का पीछा करते करते वह कब्रिस्तान तक पहुंच जाता है जहां सोफी थाइसन कब्रिस्तान में अपने बड़ी बेटी लूसी थाइसन की याद में आई होती है। वह कब्रिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड के बिना ही मतलब अकेली चली जाती है, जिससे मैक्स को किडनैप करने में बड़ी आसानी होगी। फिर मैक्स किडनैप करने जाता है जिसकी भनक मिस थाइसन को लग जाती है। फिर उन दोनों के बीच फाइट होती है और बड़ी मशक्कत के बाद फाइनली टीयर गन की मदद से मैक्स मिस थाइसन को बेहोश कर देता है। मैक्स अपने ऊपर शक न होकर के वह लूसी थाइसन के स्टोन पर एडम ग्रुप का साइन बना देता है और मिस थाइसन को किडनैप करके ले जाता है। मैक्स की वाइफ इलिना अपनी काम कर रही होती है कि तभी पीछे से मैक्स आ जाता है और उन्हें गैराज लेके चले जाते हैं जहां किडनैप किए हुए सोफी थाइसन से मिलवाती है। मगर इलिना एक नॉर्मल इंसान होती है, उनके लिए यह किडनैपिंग वाला घटना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए वह डर जाती है और वह डरी हुई मैक्स से कहती है कि मुझे अपनी उम्र को नहीं घटाना, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। मगर मैक्स के समझाने के बहुत प्रयासों के बाद आखिरकार इलिना मान ही जाती है। फिर वह दोनों अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए निकल जाती हैं। किडनैपिंग की जानकारी मिस थाइसन के खुद के सिक्योरिटी गार्ड काया और जुडास को पता चल जाता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि एवोन कंपनी काफी बड़ी कंपनी होती है और ऐसी ही सिचुएशन से निपटने के लिए उनके पास खुद की एक गुप्तनीय हाईटेक पुलिस फोर्स होती है, खुद की रिसर्च टीम होती है। उनके एम्प्लॉय हाईटेक सॉफ्टवेयर के जरिए मैक्स के फेस डिटेक्टिंग से उनका लोकेशन पता कर लेता है। फिर काया और जुडास अपना फोर्स लेके उस लोकेशन के पास जाता है और स्टेप बाय स्टेप करके पूरे गैराज की छानबीन करता है, मगर मैक्स वहाँ नहीं मिलता। उसके बाद फिर एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर के जरिए सर्च करता है और एक सेल्फी के जरिए मैक्स और इलिना का लोकेशन पता चल जाता है, जो कि वह शिप में होती है। वह जर्मनी से लिथुआनिया की तरफ जा रही होती है। तभी मैक्स और इलिना शिप से देखते हैं कि क्लाइपेडा ट्रांजिट पोर्ट के पास चेकिंग हो रहा है, जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाता है। फिर चेकिंग पोस्ट में देखते हैं जहाँ मैक्स एक परिवार को किडनैप किया होता है। मैक्स बच्ची को गन पॉइंट में लेके उनकी मम्मी के साथ कार में छुपा होता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे के पापा वेन में ड्राइवर सीट में होता है जहाँ इलिना और सोफी थाइसन छुपी होती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उनके पास आकर ड्राइविंग लाइसेंस और वेन के पीछे में क्या छिपा है वो दिखाने को बोलते हैं, जहां ड्राइवर घबराए हुए वेन के दरवाजा खोलते हैं। फिर गार्ड उस बॉक्स को देखते हैं जहां इलिना और सोफी थाइसन छुपी होती है, मगर बॉक्स ऊपर से अच्छी तरह से ढकी होती है। तभी गार्ड के सीनियर ऑफिसर वहां पर आ जाता है। गार्ड गन को दिखाते हुए ड्राइवर से बॉक्स खोलने को कहता है। तभी मैक्स के कहने पर ड्राइवर गहरी सांस लेता है और कहता है कि मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है, मुझे गन से डर लगता है। और यह बात सुनकर सीनियर ऑफिसर गार्ड को डांटते हुए ड्राइवर से माफी मांगता है और उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है। और इस तरह से मैक्स की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है, वह चेकिंग पोस्ट में बच जाता है। फिर मैक्स एक जगह रुकता है और किडनैपिंग किए हुए परिवार को छोड़ देता है। वो उनके मोबाइल को तोड़ देता है और पिस्तौल से कार के आगे टायर को पंक्चर कर देता है। फिर मैक्स आगे बढ़ जाता है। तभी मैक्स एक जगह रुकता है और वैन से निकलकर सोफी थाइसन पूछते हैं कि आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो, मुझे किडनैप क्यों किया हो, तुम्हें जो भी चाहिए वो सब मेरी मोम दे देगी। जिस पर मैक्स कहता है कि क्या तुम सोफी थाइसन नहीं हो। फिर सोफी थाइसन कहते हैं कि नहीं, मैं सोफी थाइसन नहीं हूँ, मैं उनकी छोटी बेटी मारी थाइसन हूँ। मगर मैक्स को उन पर विश्वास ही नहीं होता। वो उन्हें टीयर गन से फिर से बेहोश करके वेन में डाल देता है। फिर वो अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी मैक्स एक सुनसान हवेली में रुकता है जहाँ फिर से सोफी थाइसन इलिना से कहती है कि क्या तुम्ही ने मेरी माँ को अपने 38 साल दिए। मैं सच में सोफी थाइसन नहीं हूँ, मैं मारी थाइसन हूँ। मैं अपनी माँ के खिलाफ हूँ, डोनेशन के खिलाफ हूँ। मैं भी तुम्हारे साइड हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। मगर मैक्स को ये सब उनकी चाल लगती है, जिस कारण से वह टैप से उनके मुंह को बंद करने जाता है, मगर इलिना उन्हें रोक लेती है। उसके बाद सोफी थाइसन मैक्स से कहती है कि क्या यह पानी है, मुझे नहाना है। फिर मैक्स एक अच्छे इंसान की तरह उनके नहाने में मदद करता है। वह उनकी तरफ पीछे करके खड़ा हो जाता है कि तभी सोफी थाइसन को एक स्टील की रॉड मिलती है और स्टील की रॉड से मैक्स पर हमला कर देता है और उनका मोबाइल लेके वहां से भाग जाते हैं। वो भागती भागती बहुत दूर तक चली जाती है। फिर उस मोबाइल से खुद की सिक्योरिटी गार्ड काया के पास कॉल करती है, मगर उसका मोबाइल दलदल में गिर जाती है। वह दलदल में डूबने लगती है, जिस कारण से वह जोर जोर से चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ। फिर इलिना वहां
पर आके उन्हें बचाती हैं। जब सोफी थाइसन नहा रही होती है कि तभी इलेना की नजर उनके कमर पर पड़ती है और वो उस निशान को देखती है जो इलेना के कमर पर ऑपरेशन के वक्त पड़ी थी, मगर उनके कमर पर कुछ भी निशान नहीं होती। यह बात इलेना मैक्स को बताती है, जिस पर मैक्स कहता है कि तुम ये सोच रही हो जवान होने पर निशान मिट जाती हैं, ये आम बात है। तभी सोफी थाइसन के कॉल की वजह से जुडास को मैक्स का सटीक लोकेशन पता चल जाता है। वह काया को बताता है कि मैक्स अभी बेलारूस बॉर्डर के पास में है, जो कि यहाँ से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर वो लोग अपना फोर्स लेके वहाँ के लिए निकल जाता है। वहीं एडम ग्रुप भी मैक्स का पता लगा लेता है। वो उन्हें एक दूसरी जगह पर लेके जाती है, जहाँ एडम ग्रुप की लीडर लिलिथ बताती है कि मैक्स, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारे पढ़ाई लिखाई, अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, टाइम डोनेशन ऑफ द ईयर, मगर तुम्हें पता है तुम्हें महंगी अपार्टमेंट खरीदने के लिए लोन तभी मिली जब तुम्हारी वाइफ ने अपनी उम्र को गिरवी पर रखी। तुम्हें सोफी थाइसन ने इलेना का टाइम डोनेशन मैनेजर बनाया था। तुम्हारा काम इलेना से उनका उम्र खरीदना था, मगर तुम उम्र खरीदने के बजाय उनसे शादी कर ली। तो अब सोफी थाइसन को उनके एकमात्र डोनर से उम्र कैसे मिलती? जब सोफी थाइसन को उम्र की सख्त जरूरत पड़ी तभी तुम्हारा महंगी अपार्टमेंट का जलना, तुम्हारे रेसिपिएंट की बाइक एक्सीडेंट की वजह से मौत होना, तुम्हारा गंभीर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसना। ताजुब की बात है ना, ये सब दर्दनाक घटना, ये सब घटना की जिम्मेदार सोफी थाइसन है। और तुम्हारे साइड में जो लड़की बैठी है वो सोफी थाइसन नहीं बल्कि उनकी बेटी मारिया थाइसन है। तभी मैक्स के मोबाइल में डॉक्टर बर्ग के द्वारा अपना क्लिनिक का लोकेशन शेयर किया होता है, जिसे लिलिथ देख लेती है। ग्रुप लीडर लिलिथ मैक्स को बताती है, हमें गुप्तनीय जानकारी मिली है कि यहाँ सोफी थाइसन आने वाली है, इसलिए तुम उनके पास जाओगे और सोफी थाइसन को उनके सिक्योरिटी गार्ड के बिना ही यहाँ पर लाना है। तभी सोफी थाइसन की काफिला वहां पर आ जाती है, तो इधर सभी लोग अपना अपना पोजीशन में तैनात हो जाता है। फिर मैक्स सोफी थाइसन से मिलने जाता है। बाहर निकलने के बाद मैक्स काफिलों से कहता है कि मारिया थाइसन जिंदा है, जब तक मुझे कुछ नहीं होता तब तक मारिया थाइसन को भी कुछ नहीं होगा, मुझे सिर्फ सोफी थाइसन से बात करना है। फिर सोफी थाइसन उनके पास आता है और कहता है कि मैक्स, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वाइफ के साथ अन्याय हुआ है। आपके नजर से देखूं तो समझ सकता हूँ कि आपने जो भी किया वो क्यों किया। मेरी बेटी बेकसूर है, आप उन्हें छोड़ दीजिए, जिसके बदले में मैं 10 मिलियन यूरो मतलब रुपए में 88 करोड़ 56 लाख 20 हजार रुपए देने को तैयार हूँ। क्या पता इस रकम के जरिए तुम्हारे वाइफ इलेना के लिए कोई डोनर मिल जाए। तब मैक्स कहता है कि मैं टाइम डोनेशन ऑफ द ईयर रह चुका हूँ, मुझे पता है कि डोनेशन के सारे फायदे ऐसे गिनवाए जाते हैं जैसे कि सारा फायदा उन्हीं का है, मगर ऐसा नहीं, असली फायदा तो उम्र लेने वाला का होता है। हमारे पास तुम्हारी बेटी मारी है और तुम्हारे पास इलेना के 38 साल, अगर तुम वो लौटा देती हो तो हम मारी को छोड़ देंगे। फिर सोफी थाइसन मैक्स के साथ जाने लगती है। तभी काया पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ सोफी थाइसन आने वाली है, जिसके लिए मैक्स के पास कुछ भी जवाब नहीं होता, जिससे काया समझ जाती है कि यह एक चाल है। फिर काया और जुडास मैक्स को गन पॉइंट पर ले लेती हैं कि तभी कुछ ही पलों में जुडास सोफी थाइसन के हेड पर गन पॉइंट कर देता है और जैसे ही मारने वाला होता है काया जुडास को गोली मारना चालू कर देता है। इसके बावजूद भी जुडास की गन से सोफी थाइसन को गोली लगी जाता है। फिर एडम ग्रुप की तरफ से भी फायरिंग करना चालू कर देता है और दोनों ग्रुप के बीच खूब फायरिंग होता है। इस बीच मैक्स गोलीबारी से बचते बचते अपनी वाइफ इलेना के पास जाती है कि तभी उनका फाइट एडम ग्रुप के एक सैनिक के साथ हो जाता है। उनके बीच भी खूब फाइट होता है। तभी इलेना गन से उस सैनिक को मार देता है और गन को फेंक देता है, जिसे मारिया थाइसन चुपके से उठा लेती है। फिर मैक्स इलेना और मारिया थाइसन के हाथों पर बंधे रस्सी को चाकू से काटता है और कार के पास पहुंचता है कि तभी मारिया थाइसन चुपके से उठाए हुए गन को इलेना ऊपर तान देती है और कहती है कि बस बहुत हुआ, अब मैं जा रही हूँ, और गन को इलेना ऊपर दाएं 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 करके चलाती है। मगर अफसोस गन में गोली ही नहीं होती और मारिया थाइसन के ये हरकत को देखकर इलेना के तो दिमाग पूरी तरह से सटिया जाती है। वो बौखलाई हुई मारिया थाइसन को जोर से मुक्का मारती है और उनके सिर को कार में जोर जोर से पटकती है, जिससे मारिया थाइसन बेहोश हो जाती है। फिर तीनों वहाँ से निकल जाती हैं। इधर काया जुडास के फोन को देखती है, जिस पर एडम ग्रुप की लीडर लिलिथ का नंबर होती है। वो उनके पास कॉल करती है। फिर रिंग के माध्यम से काया लिलिथ के पास पहुंचती है, जहां उसके मोबाइल पर भी जुडास का नंबर होती है। इस तरह से काया समझ जाती है कि जुडास भी एडम ग्रुप पर शामिल था और सारी जानकारी जुडास के माध्यम से एडम ग्रुप की लीडर लिलिथ के पास पहुंच रही थी। कार में बैठे मैक्स को अब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि सोफी थाइसन की मौत जुडास के हाथों से हुआ है और कार में जो बैठी है वो सोफी थाइसन की बेटी मारिया थाइसन है। मैक्स अपनी वाइफ इलेना की उम्र को कम करने के लिए मदद सोफी थाइसन से बदला लेने के लिए कर रहा होता है, मगर मैक्स के हिसाब से सोफी थाइसन की तो मृत्यु हो गई होती है, तो बदला लेने से कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए वो बेगुनाह मारिया थाइसन की उम्र को छीनना नहीं चाहता और यह बात इलेना को बताता है। मगर इलेना भड़की हुई कहती है कि सोफी थाइसन की वजह से ही हमारी अपार्टमेंट जली, तुम्हारे रेसिपिएंट की जान गई, मैं बूढ़ी हो गई, हम इस बदतर सिचुएशन में फंसे। सोफी थाइसन की वजह से ही मेरी मिसकैरेज हुआ, मेरी
अपनी बच्ची की जान गई, अब उनकी वजह से तो मेरी उम्र वापस नहीं आ सकती, इसलिए मारिया थेसन की उम्र को लेने में मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और चाकू के जरिए एलेना मैक्स को कार से उतार देती है और सीधा डॉक्टर बर्ग के बताए गए क्लिनिक पर समय पर पहुंच जाती है। फिर डॉक्टर बर्ग आता है, वो तैयार होता है और ऑपरेशन के जरिए मारिया थेसन के पूरे 38 साल एलेना को दे दिया जाता है। कि तभी बस से बहुत सारे इल्लीगली गरीब बच्चों को टाइम डोनेशन के लिए लाया होता है, जिसे एलेना देखती है और उन्हें भी यहाँ देखकर काफी ज्यादा बुरी लगती है। मगर अफसोस संगवारियों, भगवान का एक ही दास्ता है कि हम करे तो सही और दूसरा करे तो गलत। ऑपरेशन के बाद मारिया थेसन को छोड़ दिया जाता है। वह सीधा अपनी मम्मी से मिलती है, जहां सोफी थेसन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गई होती है। सोफी थेसन और उनकी बेटी मारिया थेसन की डीएनए कंपेटेबल होती है, मतलब सोफी थेसन अपनी बच्चे के लिए डोनर बन सकती है। और यह बात मारिया थेसन अपनी माँ से कहती है। मगर सोफी थेसन को कहीं न कहीं अपनी उम्र की लालच होती है और वह अपनी बच्ची से उनके लिए जल्द ही डोनर ढूंढने की बात कहती है। वही कुछ सालों के बाद हम एलेना को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट होती है। वह अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ समुद्र के किनारे पर आई होती है। एलेना पिछले यादों को भुलाकर अपने नए रिलेशन के लिए काफी खुश होती है। और इस पल को मैक्स बहुत दूर खड़े होकर पहाड़ों से लास्ट बार देखता है। वो एडम ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है और उनका भी मानना होता है कि किसी की जिंदगी खरीदना किसी की जान लेने का दूसरा तरीका होता है। जब तक एवन जैसे कंपनी रहेगा तब तक गैर कानूनी क्लिनिक भी चलता रहेगा, मतलब अन्याय होता रहेगा। इसलिए अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमें लड़ना होगा, अपनों के लिए नहीं तो बच्चों के लिए। तो संगवारियों, अगर आप मतलब मोर एक्सप्लेनेशन वीडियो जरा से भी अच्छा लगे सोईता प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन ला जरूर दबाओ। अब जल्द मुलाकात हुई अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।